जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमने पढ़ना है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जो है हेलोजन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज़ फॉर्मेटिव, उसके बाद रिएक्टिविटी है। ठीक है, रिएक्टिविटी से ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है कि आपने रिएक्टिविटी बतानी है ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, तो इसमें आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो इसमें वो क्या पूछ लेते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स को आप मुझे बताएं कि ये है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स और डिफरेंट हेलोजन्स की रिएक्टिविटी को बयान करें। ठीक है, ये सवाल आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या बताना है कि जो रिएक्टिविटी हेलोजन्स की होती है वो किससे रिलेटेड होती है कि जैसे हमारे पास फ्लोरीन है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो उस हिसाब से जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं ना, तो आपकी जो एबिलिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन दैट लाइक डिक्रीजेज। ठीक है, उसकी टेंडेंसी कम होती जाती है, जिसकी वजह से जैसे आप फ्लोरीन टेबल टेबल इस तरह होता है ना कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ऐसे ऐसे ना रिएक्टिविटी कम होती जाती है, क्योंकि फ्लोरीन सब जैसे आप नीचे जाएंगे हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए फ्लोरीन से कम है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कम रिएक्टिव, और इसी तरह जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो ना, उस तरह रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ठीक है, और इस पावर से क्या होता है मतलब ये जो पावर है ये भी डिक्रीज़ कर जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किस तरह होगी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे थोड़ी सी कम, ब्रोमीन की क्लोरीन से थोड़ी सी कम, और आयोडीन की सबसे कम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें मैंने बस ये बताया कि जो हमारे पास इट इज़ पॉसिबल फॉर अ फ्री हेलोजन, जैसे हमारे पास आयोडीन है उसके पास ये उसके लिए पॉसिबल है कि वो ऑक्सीडाइज करें, डिस्प्लेस करें हेलोजन आयंस जो उसके बाद है ग्रुप में। जैसे फ्लोरीन के पास क्लोरीन है ना, उसके पास उसके लिए पॉसिबल है कि वो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज या डिस्प्लेस कर सके फ्रॉम देयर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये लेकिन एक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, फ्लोरीन जब 2KCl से रिएक्ट करेगा तो वो क्लोरीन को बाहर कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उसकी जगह ले लेगा और क्लोरीन बाहर आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह बाकी फॉलोइंग रिएक्शंस में आया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी आ जाता है, ये मोस्टली आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। अब इसमें क्या होता है जब हमारे पास हेलोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन हैलाइड बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो जो हमारे पास हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज़ करती है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। रिजल्ट में मिलता है कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसकी वजह से क्या होता है हेलोजन आटम का जो हाइड्रोजन आटम को जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब लीडिंग टू लेस विगरस रिएक्शन, देयरफॉर जो रिलेटिव रिएक्टिविटी होगी हेलोजन्स की इन रिएक्शंस में वो डिक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन की सबसे ज़्यादा जब वो रिएक्टिविटी है, ब्रोमीन की उससे थोड़ी सी कम है क्लोरीन से, और आयोडीन की सबसे कम है। ठीक है, अब उन्होंने आगे बताया हुआ कि जो 4 हेलोजन्स उन्होंने बताया हुआ वो कैसे रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन। जो क्लोरीन है वो कंबाइन करता है एक्सप्लोजिवली with hydrogen even in darkness। ठीक है, और cold to form hydrogen फ्लोराइड गैस। ठीक है, ये एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है, बेशक आपके पास ठंड हो या अंधेरा वगैरह हो। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्लोरीन के बारे में बताया कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोड करता है जब वो रिएक्ट करता है, जब हम उसको सनलाइट या फ्लेम में एक्सपोज करेंगे तब वो एक्सप्लोड करेगा टू फॉर्म HCl गैस। उसके बाद ब्रोमीन का उन्होंने यहाँ पर बताया कि ब्रोमीन का वेपर जो है जब वो हाइड्रोजन के साथ हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक स्मॉल एक्सप्लोजन करता है, लेकिन जब हम उसको इग्नाइट करते हैं तब टू गिव HBr गैस। ये सारे में गैस ही देंगे। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ आयोडाइन। आयोडाइन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है वो पूरी तरीके से नहीं कंबाइन कर पाती, वो पार्शली कंबाइन होती है। ठीक है, बेशक आप उसको कंटिन्यू हीटिंग देती रहो, उसको मतलब गर्म करते रहो, वो पूरी तरीके से कभी कंबाइन नहीं होगी। ठीक है, वो इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगी बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइन गैस, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है H2+I2, और इधर इक्विलिब्रियम वाला साइन मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन, और आगे 2HI। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी है ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है,
अब इसमें इन्होंने बेसिक ये बताया कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम HF से HI जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन और हेलोजन डिक्रीज करेगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन वीकर बॉन्ड ग्रेजुअली इन HCl, HBr, NHI। तो जो रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड है वो डिक्रीज करती है ग्रेजुअली फ्रॉम HF टू HI, ठीक है। जो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक HF बॉन्ड डिक्रीज करती है, क्योंकि ठीक है इसकी वजह से ना HI में सबसे जो कम है थर्मल स्टेबिलिटी है, ठीक है। और इधर उन्होंने ना आपको बताया भी होगा कि HF में सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है, उसके बाद HCl में है, फिर उसके बाद HBr में, फिर उसमें HI, इसके बाद HI में है, ठीक है। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड, इसमें उल्टा काम है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ, ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारे पास HX बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना वो उतना ज़्यादा वो इफेक्ट करेगी हेलोजन एसिड को, उसकी एबिलिटी को कि वो डोनेट करे प्रोटॉन। अब हमें पता है HF के बॉन्ड हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो हमने बताया था, लेकिन HI की सबसे वीकेस्ट है, तो HI आसानी से प्रोटॉन लूज़ कर सकता है, इसकी वजह से HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HF इज़ द वीकेस्ट। इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर ने बताया कि HI सबसे ज़्यादा, HBr से थोड़ा सा ज़्यादा कम, उसके बाद HCl से थोड़ा सा और कम, और HF सबसे कम है, ठीक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद ये है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन हैलाइड। इसमें पहले मैं बता देती हूँ फॉर्मेटिव कौन सा, फॉर्मेटिव इज़ दिस वन, फॉर्मेटिव इज़ रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट इज़ फॉर्मेटिव ही नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सारा इंक्लूडेड है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि जब रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड आयन, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड आयन उन्होंने बताया, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते जाते हैं तो क्या होता है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयंस इंक्रीज़ करती है ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, हैलाइड आयंस के लिए आसान हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे और उनकी जो पावर एबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी वजह से जो आयोडीन है ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी रिड्यूसिंग पावर है, उसके बाद HF है, उसके बाद उसकी सबसे ज़्यादा वीक है। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने ना रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि जैसे हेलोजन आयंस जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 इज इक्वल्स टू सल्फ्यूरिक एसिड, जब हमारे पास वो करेंगे रिएक्ट तो क्या होगा, ठीक है। उन्होंने कहा क्लोराइड आयंस आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, सो दे कैन नॉट रिड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि NaF प्लस H2SO4 क्या होगा, गिव्स NaHS4 एंड HF, ठीक है। वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स है ना, तो वो नहीं रिड्यूस कर सकते कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। उससे सिमिलर उन्होंने क्या किया, NaCl प्लस H2SO4 किया तो उसी तरह का रिएक्शन आया NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। और ब्रोमाइड जो है उसके पास इनफ रिड्यूसिंग है पावर, तो वो रिड्यूस कर लेता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को टू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप इसमें से इनमें से ना एक रिएक्शन याद कर लें। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़्यादा कहूँगी कि आप ये पहला वाला कर लें क्योंकि ये आसान है थोड़ा सा, ठीक है। NaBr को जब हम H2SO4 से याद करते हैं तो हमारे पास NaHSO4 प्लस HBr आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आयोडाइन आयंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन सल्फाइड में। तो इसमें भी मैं आपको पहला वाला ही करूँगी कि आप ये वाला याद करें, ठीक है। Na प्लस H2SO4 गिव्स NaHS4 प्लस HI, ठीक है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमारा रिएक्शन है, ठीक है, हेलोजन आयंस का। इसमें जो एक्वस सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट की उसको हम ट्रीट करते हैं विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ हैलाइड सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्शन होता है ना तो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अच्छा, ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब लाइक व्हिच रिएक्शन इज डन टू आइडेंटिफाई हैलाइड आयंस एंड व्हाट डज इट रिजल्ट विद ईच सॉल्ट हैलाइड सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें इन्होंने नीचे ये भी बताया कि जो टेस्ट होता है ना सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, वो क्यों किया जाता है टू आइडेंटिफाई हैलाइड आयंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब क्लोराइड वाइट प्रेसिपिटेट देता है और वो अनडिजॉल्व रहता है व्हेन एक्वस अमोनिया ऐड की जाती है। उसके बाद जो ब्रोमाइड है वो हमें क्रीम या ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट देता है जो पार्शली डिजॉल्व करता है इन एक्वस अमोनिया, ठीक है, ये पार्शली कर लेता है। जबकि जब आयोडाइड है वो फॉर्म करती है येलो प्रेसिपिटेट जो रिमेन रहती है अनडिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया जैसे क्लोराइड थी, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्मेटिव है, ये मैंने बता दिया, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मेटिव, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं हम यहाँ रिएक्शन ऑफ क्लोराइड विद वाटर। अच्छा, तो इसमें क्या है कि जब
क्लोरीन जब रिएक्ट करती हैं, डिज़ोल्व करती है वाटर में, तो हमें क्या देती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड HOCl मतलब हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों बहुत रिएक्टिव स्पीशीज़ है। अब जब हम HOCl को डीकम्पोज करते हैं, हमें क्या दे देती है एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमारी मदद करती है टू किल बैक्टीरिया एंड वाटर। ठीक है, ड्यू टू विच Cl2 हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें रिएक्शन दिया कि Cl2 को जब हम पानी में डालेंगे तो हमें HCl प्लस HOCl बनेगा। फिर HOCl को जब हम डीकम्पोज करते हैं ना, तो HCl और एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। लेकिन अगर हम HOCl को डीकम्पोज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और स्टैंडिंग, तो हमें O2 मिलेगा, एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो HOCl गिव्स HCl प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद MCQs में आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये which halogen has greenish yellow color, that is chlorine। ठीक है, उसके बाद कौन सा हेलोजन है जो लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज़ ब्रोमीन। क्योंकि हमने जब रिएक्शन यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर देखा ब्रोमीन वेपर लिखा हुआ है, मैंने बताया था नहीं वेपर भी कौन होता है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ के ना फ्लोरीन को कर देते हैं। आंसर इसका क्या है, आयोडाइन, हमने पढ़ा था पीछे। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ विच हेलोजन इज ग्रेटेस्ट। अब देखो उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग पूछा है, इसका मतलब है फ्लोरीन इज द राइट आंसर। विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दैट इज़ HI। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपके अंदर आपका पास कोई सवाल वगैरह हैं तो लाइक यू कैन आस्क, और अगर आपने कोई और मतलब कोई चैप्टर समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दें कि आपने कौन सा समझना है। थैंक यू।